स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर, जहां गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज वो गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इसके बाद कुशीनगर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पौत्र के मुंडन संस्कार में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज गोरखपुर का दौरा बेहद अहम होने वाला है। गोरखपुर की जनता को बेहद अहम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी गोरखपुर पहुंचकर सीएम योगी करेंगे। तो ऐसे में यहां पर वृहद मेला का भी आयोजन हुआ है, उसमें का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर दौरा है उसमें वृहद रोजगार मेले का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश जुड़ चुके हैं। धनेश, क्या जानकारी है कि आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है, तो क्या कुछ खास होने वाला है गोरखपुर में? जी, सीएम योगी बता दूं स्वप्निल आपको 2 दिवसीय दौरे पे हैं गोरखपुर पे। कल उन्होंने शाम को गोरखपुर आए और जो है दिव्यांग जनों के लिए जो है इन कुर्सियों के रंग बिखेरने के लिए योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्यांग जन समाज के विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए जो है दिव्यांगों रेलवे फेस्टिवल कराने का शुभारंभ किया। और उसके बाद आज जो बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय के कॉलेज में कुछ जो है विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। लगातार जब भी आते हैं सीएम योगी तो कुछ न कुछ गोरखपुर वासियों को सौगात देते हैं। वहीं दिव्यांगजनों के लिए पहली बार उन्होंने जो कार्य जो ये सरकार ने किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया था। फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया उसमें तरह तरह के नृत्य और जो वो उनके बनाए हुए हाथों से बनाए हुए चीजों का एक प्रदर्शनी भी लगाया गया है, जिसमें सीएम योगी ने खुद उसका उद्घाटन किया, उस चीजों को देखा और उनको पुरस्कृत 3 से 5 दिन चलेंगे और उसमें जो भी प्रतिभाएं होंगी उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी, सीएम योगी के दौरे पर धनेश आज क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और इनका टाइम जो है, जो समय है, वो भी क्या क्या होगा? तो देखिए स्वप्निल बता दें आपको, टाइमिंग की तो बात की जाए अलग तो सीएम योगी का जो भी निर्धारित समय है तो उस समय से कार्यक्रम किए जाते हैं। मदन मोहन मालवीय में भी जो आज कुछ छात्रों को उनको सम्मानित करने का कार्य है और उनके बाद जो है एक निजी कार्यक्रम में उनको ले जाना है, शादी कार्यक्रम में उनको जाना है। बाकी उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं। कार्यक्रम की बात की जाए जी, और भी कार्यक्रम है जो अभी आज दौरे हैं, उसके बाद दौरे भी बढ़ भी सकते हैं। जी धनेश, आज 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे, तो ऐसे में उनके साथ कौन कौन नेता शामिल होने वाले हैं? जी, लगातार अगर बात की जाए तो जो है सदर सांसद रवि किशन उनके साथ हमेशा रहते हैं और जो है अन्य जो है विधायक हो गए, विधायक और मंत्री और देखा जाए चुनावी माहौल है तो लगभग लगातार सभी नेता जो सांसद विधायक उनके साथ लगे हुए हैं। 2024 जो करीब है उसको देखते हुए सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कार्यक्रम छूटे ना और लोगों को हर कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं, किसी की भी वोट बैंक जो है कहीं से ना कटे। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धनेश बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। यूपी की 80 सीटों पर भी पार्टी का खास फोकस होने वाला है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचने का लक्ष्य भी कांग्रेस ने तय किया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी से 25 फरवरी तक यूपी में रहेगी। कांग्रेस ने 80 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के बाद लगभग 3 सप्ताह बाद 46 सीटों पर नए चेहरे को अब यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारियों को जिलों के साथ ही लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर का जिम्मा भी सौंप दिया गया था। अब इनमें कई पदाधिकारियों को ऐसी लोकसभा सीटों का जिम्मा सौंप दिया गया था जो उनके जिले से दूर थी। इसे लेकर व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए अब लखनऊ, अमेठी, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर समेत 46 लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर बदले गए हैं।
यूपी पुलिस ने एक और बदमाश का खेल खत्म कर दिया है। दरोगा के सीने में गोली मारकर भागने वाले बदमाश को मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारे गए बदमाश का नाम विनय वर्मा बताया जा रहा है और साथ ही पुलिस एनकाउंटर में बदमाश का एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही के घायल होने की भी खबर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस बदमाश को पिस्टल की बरामदगी के लिए कंकरखेड़ा के जंगेठी जंगल में पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और एक बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया, बाकी एक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीमों को जो लगाया गया था उनके द्वारा अथक परिश्रम करके इन तीनों ही बदमाशों को सीसीटीवी के आधार पर इनकी पहचान की गई थी, जिसमें कि 2 की पहचान पुख्ता हो गई थी, जिसमें कि विनय वर्मा और अनुज पुत्र कृष्णपाल था, जिसमें इन दोनों के ऊपर मेरे द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था और टीमों को इनकी गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज शाम को विनय वर्मा और नरेश सागर ये दोनों यहाँ से आगरा भागने की फिराक में थे, जहाँ इन दोनों ही को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया और इसमें पूछताछ के दौरान ये पता चला कि विनय वर्मा के द्वारा उस दिन अपने सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर के वेपन से जो अवैध असला था उसके पुलिस की टीम के ऊपर इसने जान से मारने की नीयत से फायर किए थे। आज इसमें जो अवैध असला को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम विनय वर्मा को लेके उसके बताए गए ठिकाने पर ले गई थी, जहां पर पुलिस की टीम से हाथ छुड़ाकर ये अपने उस अवैध असले से पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें एक हमारे सिपाही की गोली लगने से उनके हाथ पे वो घायल हो गए, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर पहुंचकर खेतों में उनके द्वारा लंबे समय तक कॉम्बिंग की गई, जिसमें विनय वर्मा के द्वारा जो पुलिस की एक टीम थी उसके ऊपर फायर किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया गया तो उसमें से 2 गोलियां विनय वर्मा के लगी और पुलिस की टीम के द्वारा उसकी जान बचाने हेतु नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो एक तीसरा अन्य बदमाश है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस टीम लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या जानकारी है कि एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कल रात को एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में जो एक बदमाश है उसको ढेर कर दिया गया, लेकिन अगर उसके साथी की अगर बात की जाए तो उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर इस घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को जिस तरीके से बुलंदशहर में एक कार सवार को असलहे के दम पर अगवा किया गया था, उसकी कार लूटी गई थी। इस दौरान जब वो पुलिस को सूचना मिली थी तो वो जो चौकी इंचार्ज की अगर बात की जाए, वो अपने हमराइयों के साथ रात को उसको ट्रेस करते हुए उस गाड़ी तक पहुंचे थे, जिस दौरान उस गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। उसी बीच जब गाड़ी को घेरा गया था, तभी जो बदमाश ने एकाएक और उस गोली लगने से जो है दरोगा घायल हो गया था। दरोगा को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। फिलहाल उनका कई दिनों तक इलाज चला और इलाज चलने के बाद उनको छुट्टी दी गई थी। लेकिन उसके बाद से जो बदमाशों की तलाश की बात की जाए तो बदमाशों की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन बदमाश सभी फरार थे। उसके बाद 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल इन तस्वीरों की अगर बात की जाए तो इसमें साफ तौर से कल रात को करीब 8 बजे जो पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोग किसी बड़ी घटना को साजिश देने के अंजाम की फिराक में थे और उसी दौरान पुलिस को यह भी सूचना मिली थी जो दरोगा पर फायरिंग हुई थी, उस मामले के जो आरोपी हैं वो भी वहीं पर मौजूद है। इसी सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची थी, घेराबंदी की थी। घेराबंदी करने के बाद नरेश और विनय को गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ हो रही थी, पूछताछ के दौरान जब उनको पिस्टल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान विनय ने जो फायरिंग की थी उसमें एक सिपाही घायल हो गया था। फिलहाल सिपाही के घायल होने के बाद उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगर भर्ती कराने की बात की जाए तो पुलिस ने फिलहाल जिस तरीके से विनय की बात की जाए तो फिलहाल मौके पर ही जो विनय को भी गोली लगी और विनय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो उसके साथी नरेश की बात की जाए तो नरेश से इस पूरी घटना को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए इन लोगों के द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया गया, उन घटनाओं की भी पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। फिलहाल अगर विनय की बात की जाए तो विनय एक हिस्ट्री सीटर रहा है, उसके ऊपर 8 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे रहे और जिसमें लूट और हत्या के भी मुकदमे शामिल है। फिलहाल इस घटना के बाद से साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो बदमाश है उन बदमाशों की तलाश या जो इसके गैंग के लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं तलाश की जा रही है। ये किस गैंग से जुड़ा हुआ है उसका भी पूरी तरीके से जांच करने के बाद उस गैंग का भी कहीं ना कहीं खुलासा किया जाएगा। जी,
लगातार कलीम एक तरफ बदमाशों पर जो लगाम लगाई जा रही है, नकेल कसी जा रही है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन की कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है। जैसे कि बिजनौर में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली और यहाँ मेरठ में प्रशासन सख्त नजर आया। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है? यहाँ तो बदमाश ढेर हो गया लेकिन अन्य जगह बदमाश फरार हो जाते हैं। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए बदमाशों के द्वारा जो घटनाएं अंजाम दी जाती हैं वो पूरी तरीके से पहले उस घटना को रचा जाता है, घटना की साजिश की जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस की मुखबरी की बात की जाए, पुलिस की जो मुखबरी है उसकी पूरी एक सटीक जानकारी लेने के बाद इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि घटनाओं के पीछे जब पुलिस लगती है तो पुलिस फिलहाल उन बदमाशों तक पहुंचने का पूरी तरीके से प्रयास भी करती है। कई घटनाएं ऐसी होती है कि बदमाश पुलिस को चकमा दे करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर इसी घटना की अगर हम इस कड़ी की बात करें, जिस तरीके से मेरठ की जो घटना सामने आई, क्योंकि मेरठ की घटना बुलंदशहर से जुड़ी हुई घटना है, क्योंकि बुलंदशहर में अपहरण की घटना सामने आई थी। उसके बाद यही बदमाश आगरा भागने की फिराक में थे और आगरा भागने के दौरान मुठभेड़ में आगरा में से मेरठ की तरफ जब उनको मुठभेड़ में जो है गिरफ्तार भी किया गया और एक को ढेर किया गया। फिलहाल बदमाश जो पुलिस से भागने की कोशिश लगातार करते हैं, लेकिन कई ऐसे बदमाश होते हैं जो पुलिस को चकमा दे जाते हैं। लेकिन कई ऐसे बदमाश भी होते हैं जिन तक पुलिस बड़ी आसानी से पहुंचती है और उन तक पहुंचने में काफी समय भी लगता है। लेकिन अगर कुछ घटनाओं की बात की जाए तो जैसे कुछ बदमाश है वो लगातार पुलिस को चकमा देने में भी सफल रहते हैं और लगातार फरार भी रहते हैं। उनके ऊपर इनामों की घोषणा होती है और इनाम की जब ज्यादा घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी भी होती है। जब मामला पुलिस से एसटीएफ के पास पहुंचता है तो कहीं ना कहीं तब भी एक बड़ी सफलता मिलती है। और उसी सफलता का नतीजा है कि ये जो बदमाश है जिसमें पुलिस पर फायरिंग की थी उसको जो है ढेर कर दिया गया है फिलहाल। और जो इसके गैंग की बात अगर की जाए तो गैंगों की जो तलाश है वो भी कहीं ना कहीं की जा रही है। पर अगर बात की जाए अभी मौजूदा समय में जो डीजीपी बने हैं कार्यवाहक प्रशांत कुमार, उनका भी एनकाउंटर से कहीं ना कहीं पुराना नाता रहा है, क्योंकि उनके भी 300 से ज्यादा एनकाउंटर हैं। और जैसे ही इनको डीजीपी का चार्ज मिला है तो डीजीपी का चार्ज मिलने के बाद ये पहला एनकाउंटर भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डीजीपी ने कहा था अपराध मुक्त यूपी को बनाना, तो उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं अब काम शुरू हो चुका है। और उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है और उनको ढेर करने की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक बदमाश और उसके साथी का खेल खत्म कर दिया गया है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें ढेर कर दिया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन का जो सख्त रवैया है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी को अपराध मुक्त करना है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और जो सरकार है वो यूपी को अपराध मुक्त करना चाहती है, क्राइम रहित करना चाहती है। इसलिए इस तरह की दरोगा पर गोली चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया और उन्हें धर दबोचा गया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।